पटना हाई कोर्ट द्वारा बीते दिनों जातीय गणना पर रोक लगाई गई है, तत्काल रोक लगाई गई है। अब अगली तारीख के लिए तय किया गया है 9 मई को, मगर उस पर अलग अलग प्रकार से विवाद गहरा रहे हैं। विपक्ष हैं जो इनमें त्रुटि खोज रही है और त्रुटिपूर्ण की बात कर रही है। बाकी हमारे साथ अभी सीनियर पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हैं, इनसे जरा समझेंगे। कुछ सवाल हैं जो जिस पर विवाद गहरा रहा है उसको लेकर है। उसमें है, बिहार जैसे गरीब राज्य में जाति गणना क्यों जरूरी है? देखिए, बिहार तो गरीब है और बहुत कुछ करना जरूरी है, लेकिन इस बीच जातीय जनगणना हो रही है तो सवाल उठ रहा है। लेकिन आप जान लीजिए कि जातीय जनगणना आज़ादी के बाद पहली बार 1991 में हुई थी और तब से अब तक 7 बार जनगणना का काम हो चुका है। और जनगणना में शेड्यूल ट्राइब का जातिगत डेटा पब्लिश होता है, ओबीसी का नहीं होता है, यानी दूसरी जातियों का डेटा पब्लिश नहीं होता है। और इस वजह से ओबीसी की आबादी कितनी है आज तक अनुमान ठीक से नहीं लगाया जा सका है। और देश में शेड्यूल ट्राइब को जो आरक्षण मिलता है वो उसका आधार भी उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी का आरक्षण का कोई मौजूदा आधार नहीं है। अगर जाति आधारित जनगणना होगी तो इसका आधार होगा और दावा है कि ऐसा होने के बाद अति पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का पता चलेगा और उसके अनुरूप राज्य सरकार उनके लिए बेहतर पॉलिसी बना पाएगी। तो राज्य सरकार की यही दलील है, हाईकोर्ट ने यही दलील दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी तत्काल जनगणना पर रोक लगा दी है और कहा है कि जो अभी जनगणना का काम हो चुका है 80%, उसके आंकड़े को, डेटा को बचा कर रखा जाए। तो फाइनल अंतिम फैसला क्या होगा कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी तो झटका है राज्य सरकार को, क्योंकि हाई कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दिया है। 9 तारीख को सुनवाई होगी, तब पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब इतना सारा काम हो गया तो कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई, इससे पहले मतलब और 2-3 महीने से ये बातें चल रही थी, इसको लेकर भी सवाल किया जा रहा है। कोर्ट में जब मामला पहुंचेगा तभी कोर्ट संज्ञान लेगा। कोर्ट में PIL फाइल हुआ था और उस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुनाया है और मुझे लगता है कि कोर्ट के फैसले पर अभी बहस की गुंजाइश है। बीजेपी भी विरोध नहीं कर रही है, जातिगत जनगणना का विरोध तो कोई नहीं कर रहा है, कर भी नहीं सकता है, क्योंकि ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है, 52% है और उनकी जनगणना हो रही है, तो आप विरोध कैसे करेंगे? उनको आरक्षण का लाभ मिलने जा रहा है तो आप उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? कोई पार्टी नहीं कर सकती है। राजनीतिक हानि। तो बीजेपी कह रही है कि अगर गंभीर होती नीतीश सरकार इस जनगणना को लेकर तो पहले कानून बनाती, तब जनगणना करती, कोई रोक नहीं लगता। लेकिन बगैर कानून बनाए उसने जनगणना शुरू कर दिया, यानी केवल मकसद है कि चर्चा में आ जाना और ओबीसी को ये दिखाना कि भाई हम आपके सबसे बड़े हितैषी हैं और हम जनगणना करके आपके आरक्षण की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यही बीजेपी का आरोप है। जी, तो बीजेपी के नेता साफ कर रहे हैं कि जातीय जनगणना करा के नीतीश जी इसको लाभ लेना चाहते हैं अपने फेवर में, जो यह गलत है। कल ही पूर्व मंत्री और ऐसे तमाम नेता। देखिए, जातीय जनगणना होगा तो फायदा तो ज़्यादा मिलेगा सामाजिक न्याय वाली पार्टियों को, क्योंकि बिहार में क्या, देखिए पूरे देश में बीजेपी ने क्या किया, हिंदुत्व के नाम पर हर वर्ग में अपनी पैठ बढ़ाई है। किसी भी जाति का कोई हो, उसमें बीजेपी का वोट बैंक नया बना है, चाहे वो ओबीसी हो या दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, शेड्यूल ट्राइब, हिंदुत्व के नाम पर उसका वोट बैंक बढ़ा है बीजेपी का। और यही चिंता की वजह है जो समाजवादी सोच वाली पार्टियां हैं, जैसे लालू यादव, नीतीश कुमार अगर चिंतित हैं तो बीजेपी की हिंदुत्व वाली जो पैठ बढ़ रही है उसी से चिंतित हैं और उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि कोई नया हथियार आए। तो ये जो जातिगत जनगणना है एक हथियार के रूप में सामने आएगा। ओबीसी की संख्या पता चल जाएगी तो उसके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि इसका भविष्य में इसका अंदेशा है कि जो 40% और जो बचा हुआ है उससे एक बड़ा कोटा जाएगा। बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ओबीसी की आबादी कितनी है ये अभी तक तय नहीं है। जब निश्चित संख्या उनकी पता चल जाएगी तो आरक्षण की मांग के लिए दबाव बढ़ेगा। विपक्ष की जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको उनके आरक्षण बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ाएंगे केंद्र सरकार पर, तो उनको वो आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो वो गुलबंद होंगी क्षेत्रीय दलों के पक्ष में। तो क्षेत्रीय दलों की कोशिश यही है कि जो मंडल
का 91 आंदोलन था 90-91 में, वही मंडल 2 को हथियार बनाना चाहती हैं अभी। और कमंडल के विरोध में। बीजेपी का तो कमंडल है और इन क्षेत्रीय दलों का मंडल है, तो मंडल की बदौलत ही लालू यादव सत्ता में आए थे, नीतीश कुमार भी सत्ता में आए थे। मंडल का एक जमाना था, लालू यादव तभी तो सत्ता में आए थे। जी जी। लालू यादव नीतीश कुमार तो एक ही साथ थे पहले, बाद में अलग हुए। तो मंडल की राजनीति पर दबदबा बनाने के लिए, मंडल की राजनीति को मात देने के लिए, कमंडल की राजनीति को मात देने के लिए मंडल 2 लाने की तैयारी है। एक बड़ा सवाल आ रहा है 2024 लोकसभा से, चुनाव से पहले एक बार फिर वही मंडल बनाम कमंडल करने की कोशिश है, तो इससे क्या फायदा होगा वहाँ होगा जो कर रहे हैं? देखिए अभी जो 24 लोकसभा में जैसे हिंदुत्व का वो बेड़ी, हिंदुत्व का कह सकते हैं कि एक जो ये बीजेपी का एक चलता है उसका हिंदुत्व के बदौलत बलबूते पर बीजेपी ने जाति के बंधन को तोड़ा है। हर जाति में उसके समर्थक आपको मिल जाएंगे, हर जाति में उसका वोट बैंक है। उसी को रोकने के लिए ये कमंडल 2 की तैयारी है। इसकी फायदा 24 लोकसभा में होगी जो क्यों नहीं होगा, महागठबंधन और क्यों नहीं होगा? नीतीश कुमार ने जनगणना की शुरू करा दी, जातिगत जनगणना। जी। हाई कोर्ट रोक भी लगा दिया, मान ली रोक रह भी जाए तो नीतीश कुमार तो ये संदेश देने में कामयाब हो गए, हीरो बन के रहेंगे। ये संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि भाई ओबीसी को लेकर वो चिंतित है, उसको उसका हक दिलाना चाहते हैं। और जातिगत जनगणना कराने का मकसद ही है कि ओबीसी की संख्या पता चले, कितनी उनकी संख्या है, और उसके आधार पर उनको आरक्षण मिले, चाहे दूसरा कुछ लाभ मिले, सरकारी लाभ मिले। तो नीतीश कुमार अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं मेरे हिसाब से। दलित के कुछ नेता नाराज रहते हैं कि ये महादलित और दलितों में बंटवारा किए हैं। अब देखिए, दलित नीतीश कुमार जिस बिरादरी से आते हैं 2% लोग हैं ना जी। फिर उन्होंने एक नया राजनीतिक समीकरण बनाया, क्योंकि उनको पता था कि बिहार में जातिगत समीकरण बनाना बहुत जरूरी है। तो सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ उन्होंने जातिगत समीकरण भी बनाए, लॉकुस समीकरण बनाया। लॉकुस समीकरण के अलावा उन्होंने दलित महादलित बनाया, तो दलितों का एक वर्ग जो उपेक्षित था उनके साथ जुड़ा, महादलित हुआ, जो महादलित बनाया, तो उनके लिए विशेष सुविधाएं दी, उनको विशेष सरकारी लाभ मिला, तो नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए। फिर उन्होंने मुस्लिम में भी बांटा, पसमंदा मुस्लिम और जो दूसरे मुस्लिम होते हैं, तो पसमंदा समाज का जो मुस्लिम पिछड़ा मुस्लिम है उनके साथ खड़ा हुआ। इस तरह से देखते देखते उनका एक बड़ा वोट बैंक और समीकरण तैयार हो गया। तो नीतीश कुमार का उसी का लाभ मिलता रहा है, और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार लगातार एक बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं। जिसके साथ जाते हैं उसी की सरकार बनती है, जिसके साथ रहते हैं वही चुनाव जीतता है, जिसका काट नहीं मिल पा रहा है किसी। हाँ, और अभी वो विपक्ष को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मोदी की हवा है अभी तो दिख नहीं रहा है कि मोदी को कोई शिकस्त दे सकता है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ विपक्ष को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं, और ऐसे में एक बड़ा हथियार जरूरी है। तो ये बड़ा हथियार हो सकता है। जातिगत जनगणना पहली बार नहीं हो रही है देश में, पहली बार नहीं हो रही है, कर्नाटक में हो चुकी है, लेकिन उसका आंकड़ा सामने नहीं आया आज तक। भारत सरकार भी करा चुकी है, तो यहाँ आंकड़ा आएगी। यूपीए सरकार ने भी कराया था, 4,500 करोड़ का बजट था, लेकिन वो आंकड़ा पब्लिश नहीं किया गया। जो जातिगत आंकड़ा था वो पब्लिश नहीं किया गया, वो सामाजिक न्याय मंत्रालय को सौंप दिया गया कि भाई ठीक है, आप उनको फायदा पहुंचाने के लिए, योजना बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन हमारे पास नहीं है वो आंकड़ा। इस पर एक सवाल उठता है कि क्या जैसे जातिगत जो आंकड़ा जो कई बार नहीं आ पाया, वो आएगा तो क्या समाज में कुछ विद्वेष फैलेगा या कुछ ऐसा झगड़ा झंझट लग जाए? सीधा कहे तो झगड़ा झंझट। मंडल के दौरान क्या हुआ था जी, मंडल के दौरान अगला पिछड़ा के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी, आरक्षण की मांग बहुत जोर। तो इस बार भी ऐसा माहौल बन सकता है? बिल्कुल, बिहार में आरक्षण एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आपको याद होगा 2015 के विधानसभा चुनाव में मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा वाले बयान को लालू यादव ने भंजा लिया, बहुत बढ़िया से भजाया। मतलब आरक्षण को खत्म करना चाहती है बीजेपी, ऐसा माहौल बना दिया लालू यादव ने, और उसका फायदा मिला। नीतीश कुमार लालू यादव मिलकर चुनाव लड़ रहे थे ना उस समय, और 80 सीटें आई जेडीयू को भी, वैसे ही आरजेडी को भी फायदा हुआ, सरकार भी बन गई 3/4 सीटें। बिल्कुल, और फिर नीतीश कुमार किसी कारण से छोड़कर आरजेडी को चले गए, फिर बीजेपी के साथ। अब फिर बीजेपी के साथ छोड़कर वो आए हैं आरजेडी के साथ, तो अब जाने की संभावना कम है, गुंजाइश कम है।
और वो चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष बने और उसके पास मजबूत आधार हो। कम से कम बिहार में तो बीजेपी को धूल चटाया जाए। तो बिहार में आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी को धूल चटाया जाए, और इसीलिए उन्होंने जातिगत जनगणना की शुरुआत की है। इसकी नींव बहुत पहले वो डाल चुके थे जी, और कोई दल इसका विरोध कर नहीं सकता है खुलेआम। भाजपा तो न चाहते हुए भी समर्थन में रही। भाजपा कैसे विरोध कर देगी जी, क्योंकि ओबीसी खिलाफ किसी के खिलाफ हो जाएगा तो सत्ता का सपना भी नहीं देख सकते। भाजपा इसका मनोस्थिति से पक्ष में नहीं थी, मगर जब नीतीश जी एक हुए तो बाकी 5-6 दलों को एक कर लिए, तो भाजपा भी पीछे पीछे फिर लगा कि समर्थन कर लिया। पहली बात ये जान लीजिए कि 2011 की जनगणना के दौरान यूपीए सरकार ने लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के दबाव में आकर और कांग्रेस के जो पिछड़ी जाति के नेता थे उनके दबाव में आकर, उनकी इच्छा के कारण सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराई थी। ठीक है, उसके लिए 4389 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी किया गया था। 2016 में जाति को छोड़कर बाकी का डेटा जारी कर दिया गया, लेकिन जाति का डाटा सामने नहीं आया। उस डेटा को अभी भी सार्वजनिक करने की मांग नीतीश कुमार, लालू यादव गाहे बगाहे करते रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, बिहार सरकार तो करा लेगी जातिगत जनगणना, लेकिन क्या उसका डेटा बाहर आएगा? डेटा बाहर आएगा तो बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई फिर शुरू होगी और चुनाव नतीजा बहुत प्रभावित होगा। तो बीजेपी को तो डर है कि ऐसा न हो, और बिहार में इसकी संभावना ज़्यादा है। बिहार में आरक्षण को लेकर ज़्यादा बवाल मचने की संभावना है, पहले भी मचा है, अभी भी मचेगा। अच्छा श्रीकांत सर, और कई बड़े छत्रप पैदा हो जाएंगे। अभी छोटा बड़े बड़े नेता, नए नए नेता पैदा हो जाएंगे। जो क्षेत्रीय दल मर चुके हैं वो जिंदा हो जाएंगे। तो जातिगत जनगणना आने के बाद नए नए नेता पैदा होंगे जातियों के। हाँ, उसमें बड़े बड़े नेता गायब हो जाएंगे जो भी दिख रहे हैं आपको। तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है, बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है राजनीतिक। एक और सवाल उठ रहा है कि मान लीजिए कि हाईकोर्ट रोक लगाए रह जाए जो 9 मई को आए, तो और आगे भी, तो इसका मतलब कि हर हाल में फायदा ही होगा नीतीश जी को। नीतीश जी तो संदेश देने में कामयाब हो गए ना भाई, कि हम तो ओबीसी के पक्षधर हैं, हम उनके हितैषी हैं, उनके हितों को लेकर चिंतित हैं। हम जातिगत जनगणना करवाना चाह रहे थे या करवा रहे थे, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, बीजेपी की साजिश है, बहुत तरह की बातें करेंगे। एक बातें सोशल साइटों से जो निकल के आ रही है, सोशल साइट तो प्रमाणिक उसको मोहर मार के नहीं कर सकते, मगर ये बातें आ रही है कि कोर्ट में मतलब अगड़ा पिछड़ा को ये किया जाता है, वहाँ वकील हों, जुडिशियरी हों, इसको लेकर भी अब कोर्ट पर इस तरह की टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता है कि माकूल होगा। कोर्ट पर तो भरोसा करना जी। कोर्ट पर तो, पर ये जब से सोशल साइट आया, जब से ये बढ़ गया ये चीज़ें, वो ठीक है। न्यायालय पर उंगली उठाना मुझे लगता है उचित नहीं है, और न्यायालय के फैसले का सम्मान होना चाहिए। न्यायालय अगर रोक भी लगा देगा तो नीतीश कुमार अपने राजनीतिक मकसद में कामयाब हो चुके हैं। भले देखिए, नेताओं का क्या है, वो मुद्दे उठाते हैं अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए। किसी नेता को परवाह नहीं है ओबीसी का, किसी नेता को गरीबों और अति पिछड़ों। पर नीतीश जी बख्तियारपुर में बोले कि अगर ये हो जाता है तो आप ही लोग को फायदा होगा, हमको तो अब हो गया। अच्छा, इतना बार कमीशन बना, आयोग बना, एक से एक सिफारिशें हुई, उन सिफारिशों को आज तक सरकार ने कभी लागू किया? तो आयोग बने, सिफारिशें हो और उसको सरकार लागू ही न करे। सरकार का मकसद, राजनीतिक दलों का मकसद है राजनीतिक लाभ लेना। कितना फायदा होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी तक तो फायदा हुआ नहीं। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम जातीय जनगणना को लेकर, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। बाकी और भी तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप बने रहिए। अभी बात कर रहे थे श्रीकांत सर से, समझ रहे थे जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार को कितना फायदा होगा और आगामी 2024 लोकसभा में क्या कुछ होगा। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।